नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। मैं आशीष वर्मा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग अपने सभी विषयों का योग्य अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा पूर्ण तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे YouTube चैनल पर आपके सारे क्लास निःशुल्क होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर गुरुकुल बैच के नाम से क्लास चलाए जाएंगे और 12वीं के छात्रों के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर योद्धा बैच के नाम से क्लास चलाए जाएंगे। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पे गुरुकुल बैच को फॉलो करें, और अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो हमारे इस YouTube चैनल के योद्धा बैच को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को पूरा करें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों को बताया कि मैं अभी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स के पहले पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से। हमारे पहला पार्ट का जो ये पहला चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश से, एकदम बेसिक से। तो साथियों, हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखिए, हम लोगों का इस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक वैद्युत आवेश है। हमारे इस पहले चैप्टर का वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का पहला टॉपिक वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो देखिए, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि होता है। हम लोग इसे अपने शब्दों में, वैद्युत आवेश को हम लोग अपने शब्दों में क्या कहेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि अपने शब्दों में हम लोग लिखा जाए इसको कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या वस्तु, हम लोग क्या लिखेंगे? वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को हम लोग अपने शब्दों में लिखेंगे कि किसी वस्तु या पदार्थ के आकर्षण, किसी वस्तु या पदार्थ के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करने के गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने अभी इस पे लिखा कि किसी वस्तु या पदार्थ के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करने के गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करने के गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश के
प्रकार, हमारा अगला पॉइंट आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, धन आवेश किसे कहते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। धन आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। हम लोग इसे अपने शब्द में, अपने भाषा में क्या कहेंगे कि धन आवेश किसे कहते हैं, तो हम लोग अपने शब्दों में इसको लिखेंगे धन आवेश। धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। क्या हमने लिखा कि किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हो गई, कोई वस्तु हो गई, इसमें क्या हो गया, कोई वस्तु है, इस पर सामान्य अवस्था में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सामान्य अवस्था में इस वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु ए है, इस वस्तु पर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में है। यह वस्तु सामान्य अवस्था में है तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिया जाए, 5 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए, तो अगर इस पे से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी उसको दर्शाने के लिए इस वस्तु पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, कोई ना कोई आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने के लिए जो आवेश इस वस्तु पर आएगा उस आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कम होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वस्तु पर जो आवेश आता है उसे हम धन आवेश कहते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु पर जो आवेश आता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को धन आवेश अच्छा से समझ में आया होगा कि धन आवेश किसे कहते हैं। आवेश की जो प्रकृति है, आवेश की जो प्रकार है, पहला धन आवेश, इसे आप लोग समझे होंगे। अब हम लोगों का दूसरा प्रकार है
दूसरा प्रकार, आवेश का दूसरा प्रकार हम लोग का है ऋण आवेश। ये 1 नंबर था प्रकार में, अब हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे। आवेश का दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश किसे कहते हैं, हम लोग इसे देखते हैं। ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो जिस तरीके से हम लोगों ने धन आवेश को परिभाषित किया, सेम वैसे ही हम लोग ऋण आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कि किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से, उसकी सामान्य अवस्था से उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, अधिकता को प्रदर्शित करने वाले आवेश को, करने वाले आवेश को, करने वाले आवेश को करने वाले आवेश को ऋण आवेश, ऋण आवेश कहते हैं। जैसे हम लोग वस्तु लिए थे जिस पर सामान्य अवस्था में क्या था, आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर 10 था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 था। अब इस वस्तु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन 10 है। अब इस वस्तु पर इसकी सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन कर दिए जाए, जैसे 10 है तो आप 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, आप जितना चाहें इसको अधिक करें। तो अधिक जब होगा आवेश, तो इस पर आवेश के अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए जो आवेश इस पर आएगा, उस आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश। किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाले आवेश को या दर्शाने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे सामान्य अवस्था में इस पे 10 गो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो ये ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से वस्तु पर जो आवेश आता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाले आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार था साथियों, हम लोग आवेश के प्रकार को पढ़े। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश के प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि हमारा अगला हेडिंग क्या है, अगला टॉपिक क्या है। तो वैद्युत आवेशों के गुण। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत आवेशों के गुण। तो वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो यही जो गुण होता है आवेश का, वो महत्वपूर्ण गुण होता है। तो हम आवेश के गुण में इसी चीज को लिखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या है आवेश के गुण। विद्युत आवेशों में सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच
आकर्षण बल लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश है, इस दोनों आवेशों की प्रकृति समान है। तो जब आवेश एक समान है तो इसी प्रकार के आवेशों को सजातीय कहा जाता है। एक जाति के आवेश है, एक प्रकृति के आवेश हैं, तो इन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण बल। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, सजातीय आवेशों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, नीचे देख रहे हैं वैसे ही है, इसकी प्रकृति भी ऋणात्मक है और इस आवेश की भी प्रकृति ऋणात्मक है, तो ये भी सजातीय आवेश हो गए। इनके बीच भी जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर में, यहाँ पे ये पहला आवेश है वो धनात्मक प्रकृति का है और ये दूसरा आवेश जो है वो ऋणात्मक प्रकृति के है। तो धन आवेश और ये ऋण आवेश, इन दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पढ़े हैं कि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि आवेश अलग अलग प्रकृति के हो गए तो इनके बीच बल पूछा जाएगा आपसे, तो आप बताइएगा कि विजातीय आवेशों के बीच हमारा कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये हमारा हो जाएगा आकर्षण बल। इसमें भी सजातीय है तो प्रतिकर्षण, इसमें भी दोनों सजातीय है आवेश तो प्रतिकर्षण। यहाँ पे आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, यानी कि ये विजातीय आवेश हो गए हैं। ये कैसा हो गए हैं, विजातीय हो गए हैं ये आवेश, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, सजातीय हैं, सजातीय। तो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हम लोग इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। अगला टॉपिक क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश के क्वांटीकरण से हम किसी वस्तु पर कितना आवेश है आवेश की गणना कर सकते हैं। उतना आवेश बनाने में उस वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन लगे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। देखिए क्या दिया है, आवेशों का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर, आवेशों का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के सरल गुणक के रूप में ही होता है या ही हो सकता है। अर्थात वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित करना संभव नहीं है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः किसी वस्तु पर कुल आवेश Q क्या होगा, Ne के बराबर होगा। किसी वस्तु पर कुल आवेश Q Ne के बराबर होगा, जहां n आपका दिया है, ये n बराबर क्या है आपका, पूर्ण संख्या 1 2 3, पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण सरल गुणक के रूप में ही होता है आवेश किसी वस्तु पे। तो हम n बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 डाट डाट करके, आप पूरी कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप समझ आ रहा है, वो भी पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे। अब देखिए, और E क्या है, ये आपका प्रकृति का मूल आवेश है। ये क्या है, सबसे न्यूनतम आवेश E, प्रकृति के मूल आवेश E का मान आप लोगों को मालूम होता है कि क्या होता है। यहाँ पे आप E बराबर लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। इस मान को याद रखना है आपको हमेशा, ये बदलता नहीं है, ये सबसे न्यूनतम आवेश होता है प्रकृति का। हम इसे अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं आवेश के क्वांटीकरण को, तो आइए हम देखते हैं और लिखते हैं। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण को हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में अथवा करके, क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु का कुल आवेश, क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश
प्रकृति के मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। किसी वस्तु का कुल आवेश प्रकृति के मूल आवेश ई के, किसी वस्तु का कुल आवेश प्रकृति के मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए कि किसी वस्तु पर, यानी कि कोई वस्तु ए है, इस पर कुल आवेश 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। किसी वस्तु ए पर पूरा क्यू, आवेश का मात्रा आपको दिया रखा है। यहाँ पे क्या दिया है? आवेश का मात्रा आपको दे रखा है, यानी कि दिया है। आपसे कहा जाए कि इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि n बराबर आपसे पूछा जाए, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जाए, आप कैसे निकालेंगे? तो आवेश के क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण हम लोग अभी पढ़े। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर होता है ±Ne। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपसे E का मान पूछा जा रहा है, नहीं आपसे N का मान, आपसे N का मान पूछा जा रहा है कि वस्तु A जो है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से इस वस्तु पर इतना आवेश 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश इस वस्तु पर है। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? Q बराबर Ni से। तो आपको N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? इधर Q है, E को इधर लाएंगे तो अपान में E हो जाएगा। आप यहाँ पे Q का मान रख लीजिए 3.2 गुणे 10⁻⁻19 और बट्टे में E का मान रख लेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस तरीके से हम Q बटा E करके N का मान, यानी कि उस वस्तु A पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि N बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये इसको हम कटाएंगे 2 बार में, ये कट जाएगा, और ये 10 के घात सेम है, ये भी कट जाएंगे, तो आपका केवल 2 बच रहा है। यानी कि जिस वस्तु पर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर उसका कुल आवेश है। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण में हम लोग पढ़े कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो प्रकृति के मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अर्थात क्या होगा, कभी भी होगा आवेश तो या तो E के रूप में होगा, या 2E के रूप में होगा, या 3E के रूप में होगा, या फिर 4E के रूप में होगा। यानी कि पूर्ण गुणज के ही रूप में, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, आपका 2E के रूप का है। इस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश आया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है N बराबर 2। तो 2 संख्या है इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा इस वस्तु पर जो आवेश दिया है उसके बराबर आ जाएगा। यानी कि इस वस्तु A पर 2E इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया है। तो देखिए यहाँ से पूर्ण गुणज के रूप में ही इस वस्तु पर भी आवेश आपका है। तो इस तरीके से हम कभी ये नहीं देख सकते हैं कि कभी ऐसा भी आवेश हो जाए 1/2E, 3/2E,
ऐसा करके आपको कभी आवेश किसी वस्तु पर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आया होगा। हम लोग इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक पे चलेंगे, अन्यथा आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। देख लिया जाए एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, n बराबर आपको दे दे 3, कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, उस वस्तु का कुल आवेश Q बताइए कि उस वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा। अब कैसे निकालेंगे हम? आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर हमारा Na होता है। यहां से हमको निकालना है Q का मान। आवेश आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आवेश उस वस्तु पर होगा, तो बिल्कुल आसान है। आपको N का मान दे रखा है, 3 गो इलेक्ट्रॉन है, और E का मान आपको हमेशा याद रखना है। E का मान आपका आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुलाम होता है। तो इसको हम यहाँ आसानी से रख सकते हैं, 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुलाम। अब क्या होगा? उस वस्तु पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? 16 या 48 होता है। यहाँ 0.1 अंक पे लगा देंगे और 10 की घात जो है 10 के घात -19 गुलाम, यानी कि जिस वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु पर कुल आवेश 4.8 गुणे 10 के घात -19 गुलाम होगा। तो इस प्रकार से हम आवेश की भी गणना कर सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी गणना कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा आवेश संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण हम लोग ऊर्जा संरक्षण पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में क्या पढ़े थे आप लोग? आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। यही हम लोग पढ़े ऊर्जा संरक्षण के नियम में, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। उसी प्रकार से है आवेश भी। हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं इसे। किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो सकता है। जैसे में मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पर आवेश दिया जा रहा है, अलग अलग इसे आवेश दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग आवेश में क्या दिया गया है, यहाँ पे Q1 है, ये प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा Q2, यहाँ पे फिर Q3 हो जाएगा, यहाँ पे Q4 ले लीजिए, यहाँ पे माइनस में Q5 ले लीजिए। यानी कि कुछ इस पे धनात्मक प्रकृति के आवेश दिए गए हैं और कुछ आवेश इस पे ऋणात्मक प्रकृति के दिए गए हैं। तब आपसे पूछा जाए कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, तो हम लोग अभी पढ़े कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? तो आपका ऐसा योग होना चाहिए कि उसमें चिन्ह सहित रख करके आपको योग करना है, बीजगणितीय योग। तो इस वस्तु का कुल आवेश Q मान लीजिए कि Q है, तो Q बराबर क्या होगा? आपको क्या करना है, Q1 प्लस Q2 माइनस में है तो चिन्ह सहित आप रखिएगा Q2, फिर प्लस क्या है Q3, फिर प्लस Q4, क्या हो जाएगा Q4, और फिर प्लस माइनस में Q5 है तो इसको चिन्ह सहित रखना है Q5। अब क्या होगा, उस वस्तु का कुल आवेश जिसके आगे अब क्या है माइनस है उसको घटा लेंगे और जिसके आगे प्लस होगा उसको जोड़ लेंगे, और जो हमारा परिमाण आएगा, परिणाम
उसी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस वस्तु का कुल आवेश। जैसे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Q2, यहाँ प्लस Q3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Q5। अब क्या होगा, ये और ये ऋणात्मक है, तो जिसके आगे ऋण का चिन्ह है उसे हम योग करके पूरा में से घटा लेंगे, या जिसके आगे प्लस का चिन्ह है उसे जोड़ करके, जिसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है उसको घटा करके जो हमारा आवेश बच जाएगा वही इस वस्तु का कुल आवेश होगा। जो हमने अभी पढ़ा कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो साथियों, आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्लास रहेगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार साथियों।